तो प्रियम्बल में यह कहा गया था, जैसे कि दोबारा से प्रियम्बल को मैं बताता हूँ। इसमें कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, justice कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात होती है, ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ये प्रियम्बल में पाया गया है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसी को बेसिकली स्टैट्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेंशन किया गया आर्टिकल 14 से 18 में। इसके बाद में ये कि आर्टिकल 14 एम्बॉडीज द आइडिया ऑफ इक्वलिटी एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल, कि जो इक्वलिटी स्टेटस की बात की गई है, अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, उसी का यहाँ पे एनलार्ज फॉर्म है। द सक्सीडिंग आर्टिकल्स जैसे कि 15, 16, 17, 18, ये बेसिकली स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बात करते हैं, जनरल रूल्स की, तो लेट डाउन जो आर्टिकल 14 में लेट डाउन किए गए जो जनरल रूल्स। आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा, किसके बेसिस पर, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जबकि आर्टिकल 16 जो है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो प्रोहिबिटेड है। और आर्टिकल 18 जो है टाइटल्स को एबोलिश करता है। तो अब आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 डिक्लेयर करता है कि स्टेट जो बेसिकली प्रोविजन जो प्रोवाइड किया गया है उसमें आर्टिकल 14 में वो इस तरह से प्रोवाइड किया गया, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट का जो जो कॉन्सेप्ट है, स्टेट जो हमने प्रीवियसली हमने पढ़ा है, जो आर्टिकल 12 में पढ़ा है, कि स्टेट का वही मीनिंग है यहाँ पर जो आर्टिकल 12 में जो डिफाइन किया गया है, कि स्टेट को डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो इक्वल, इसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हैं। आर्टिकल 14 में टू एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो पहला फ्रेज है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, वर्ल्ड के सभी कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है, और ये फंडामेंटल राइट है बेसिकली। और दूसरा है जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसमें भी ये कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी कि किसी भी स्टेटस का बंदा हो, किसी भी स्टेटस का अगर व्यक्ति है और उसके द्वारा अगर कोई क्राइम कमिट किया गया है तो इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के द्वारा मर्डर कमिट कर दिया गया तो एक्स किसी पर्टिकुलर क्लास का है या कास्ट का है या सेक्स का है, दिया गया। इसके बाद में ये कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो फाइंड्स अ प्लेस इन ऑलमोस्ट ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एज अ फंडामेंटल राइट। बोथ दीज एक्सप्रेशंस हैव बीन यूज्ड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। और ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें भी इनको प्लेस किया गया है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इक्वलिटी बिफोर लॉ बेसिकली इंग्लिश ओरिजिन का है, और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो है दोनों के दोनों जो फ्रेजेस हैं बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज समवट नेगेटिव कंसेप्ट
इक्वलिटी बिफोर लॉ कुछ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इसमें स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं, सॉरी, स्पेशल प्रिविलेजेस की एब्सेंस होती है इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल क्लासेस टू ऑर्डिनरी पीपल। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट किस तरह से है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का मतलब है कि ये होगा कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा अगर टू सिटीजन्स इक्वल सर्कमस्टेंसेस में एग्जिस्ट करते हैं तो। लेकिन जो डोमिनेंट आइडिया है दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस में वो इक्वल जस्टिस के लिए है। दोनों में जो भी एक्सप्रेशंस को यूज किया गया है वो इक्वल जस्टिस के लिए इनको यूज किया जाएगा। अब जैसे कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक केस हुआ, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, उसमें ये कहा गया, लिख लीजिएगा ऐसे, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इसका जो साइटेशंस है वो ये है कि AIR 1952, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1952, सुप्रीम कोर्ट 75। इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पतंजलि शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन ये दिया कि जो सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो कोरोलरी है फर्स्ट का। इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन अ सिचुएशन विद द वायलेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन लॉज विल नॉट बी वायलेशन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि एक एक्सप्रेशन के बिना दूसरे एक्सप्रेशन को का एग्जिस्टेंस जो है हम जो है इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो का जो कॉन्सेप्ट है डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी अमंग ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल टू अचीव। कि कॉन्सेप्ट जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट इज अ कॉन्सेप्ट इम्प्लाइंग एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज। लेकिन स्पेशल प्रिविलेजेस जैसे कि बर्थ के आधार पर, क्रीड के आधार पर या इसी टाइप की सिचुएशंस के आधार पर किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में डॉक्टर जेनिंग्स ने अपना एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की। उन्होंने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ मींस दैट अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल। कि डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा कि इक्वल्स के बीच में जो लॉ है शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्ट्रेड, और उनको जो लॉ है उसको इक्वली एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, एंड दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। द राइट टू sue and be sued, to prosecute and be prosecuted for the same kind of action should be same। कि या किसी पे मुकदमा होने का अधिकार या किसी के विरुद्ध अभियोजन करने का या अभियोजित होने का जो अधिकार है, जो एक्शन है, शुड बी सेम फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ ऑल एज, अंडरस्टैंड। और इसमें उन्होंने भी कहा कि जो डिस्टिंक्शन है वो रिलीजन, रेस, रिलीजन, वेल्थ, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, ये चीजें वहां इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। आज जैसे रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कम है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। इसके बारे में ये कहा गया है कि गारंटी ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो गारंटी है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो रूल ऑफ लॉ जो कि इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है उसकी ओर इशारा करती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, नो मैन इज अबव द लॉ, कि कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है। एवरी पर्सन whatever his rank or condition is subject to the jurisdiction of ordinary courts। कि किसी भी व्यक्ति की चाहे कोई भी रैंक हो या कोई भी कंडीशन हो या कोई भी स्टेटस हो, वो जो है एक जो क्षेत्राधिकार होगा, विधि का जो क्षेत्राधिकार होगा जुरिस्डिक्शन ऑर्डिनरी कोर्ट्स के, वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आएगा। डाइसी कहते हैं इसी में, डाइसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंक कर रहे हैं। Every official from prime minister down to the constable or a collector of taxes is under the same responsibility for every act done without legal justification as any other citizen। कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर के कांस्टेबल या कलेक्टर से लेकर के कोई भी उस हायरार्की में नीचे का व्यक्ति है, अगर उसके द्वारा अपना जो कैपेसिटी है या अपनी जो पावर है, ऑफिशियल पावर है, उसके अलावा अगर कोई भी राइट का इस्तेमाल किया गया है तो वो जो है उसके लिए उतना ही उत्तराधिकारी होंगे जितना कि सॉरी उत्तरदायी होंगे, उतना ही उत्तरदायी होंगे जितना कि उत्तरदायी नॉर्मल सिटीजन होगा।
उसके बाद में कहा गया कि जो डैसी ने फिर कहा कि उन्होंने तीन मीनिंग दिए रूल ऑफ लॉ के। पहला मीनिंग दिया, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। इसका तात्पर्य है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एज अपोज टू आर्बिट्रेरी पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी है वो आर्बिट्रेरी पावर जो होती है गवर्नमेंट की उससे भिन्न होती है। या ये कहिएगा, मैन में बी पनिश फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ बट ही कैन बी पनिश फॉर नथिंग एल्स, कि किसी भी व्यक्ति को ब्रीच ऑफ लॉ के लिए, मतलब किसी के द्वारा अगर विधि का अनुपालन नहीं किया गया है तो उसके लिए तो उसे पनिश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था डैसी का रूल ऑफ लॉ के लिए वो था इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, कि सभी क्लासेस के जो है वो ऑर्डिनरी लॉ से एडमिनिस्ट्रेड होंगी, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो भी होगा उसे एडमिनिस्ट्रेड होंगी। इसका मतलब यहाँ पे है कि नो वन इज अबव द लॉ विद सोल, भी लॉ से ऊपर नहीं है, एक्सेप्शन ऑफ द मार्क हु कैन डू नो रॉन्ग। तो यहाँ पे कहा गया है कि मोनार्क तो कर सकता है, वो इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि मोनार्क तो कुछ भी कर सकता है। ये कहा जाता है किंग कैन डू नो रॉन्ग। वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मोनार्क को छोड़ करके बाकी किसी के द्वारा कोई अगर काम किया गया है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मोनार्क के लिए तो नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट को, हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट एंड हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर के लिए कहा जाता है कि दे हैव प्रिविलेज, दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एज एन ऑफिशियल कैपेसिटी। जब तक वो ऑफिस में है तब तक उनको किसी भी उनके एक्ट के लिए, किसी भी उनके कंडक्ट के लिए उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ का जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहाँ पे ये इसका एक्सेप्शन है, whether he is an official or state। इसके बाद में everyone in England whether he is an official or state or private individual is bound to obey the same law। कि इंग्लैंड में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी ऑफिशियल है स्टेट का या प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो बाउंड है एक लॉ को फॉलो करने के लिए। तो इस तरह से कह सकते हैं पब्लिक ऑफिशियल डू नॉट होल्ड अ प्रिविलेज पोजीशन इन ग्रेट ब्रिटेन। इन ग्रेट ब्रिटेन देयर इज वन सिस्टम ऑफ लॉ एंड वन सिस्टम ऑफ कोर्ट्स फॉर ऑल, दैट इज फॉर पब्लिक ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्संस। लेकिन मोनार्क के केस में ऐसा नहीं है, वहां मोनार्क को उसी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तीसरा इसका जो कंसेप्ट दिया डैसी ने कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजल्ट है ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड का, कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके बेसिस पर उसका ओरिजिन हुआ है। इट मींस दैट सोर्स ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। कि जो सोर्स ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल्स है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां पर, बल्कि क्या है, रूल्स एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स। ये हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में जो कॉन्सेप्ट दिया है डैसी ने, इंडियन कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड जो एस्पेक्ट थे यहाँ पे कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, कि आर्बिट्रेरी पावर का एब्सेंस होगा, इसका मतलब कोई भी आर्बिट्रेरीली बियॉन्ड लॉ कोई काम व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये दोनों के जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो इंडियन सिस्टम में अप्लाई करते हैं। लेकिन जो थर्ड एस्पेक्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि जो इंग्लैंड के में अप्लाई करता है कि द सोर्स ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि हिंदुस्तान में क्या है कि जो सोर्स ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है हमको, लेकिन इंग्लैंड में नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ के जो तीन कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जो उसके रूल ऑफ लॉ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो यहाँ पे फुलफिल होंगे, लेकिन जो थर्ड इंग्रेडिएंट है इंग्लैंड के रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि राइट जो है हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, लेकिन वहां पर इंग्लैंड में जो राइट्स हैं वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलते हैं, बल्कि जो लॉ के द्वारा कोर्ट्स के द्वारा जो एनफोर्स किए जाते हैं रूल्स, उनसे वहां पे मिलते हैं। इसके बाद में बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का यहाँ पे कि द गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इज
similar to one as embodied in 14th amendment of the constitution. 14th amendment of the American constitution में जो concept है equal protection of law का, वही जो है हमने डिटो वहां से बोरो किया है equal protection laws के लिए. This has been interpreted to mean subjection to equal law. इसका तात्पर्य यहाँ पे ये है कि subjection of equal laws applying to all in the same circumstance, कि same circumstances में सबके लिए equally applicable होगा ये. It only means that all persons similarly circumstanced, कि अगर सेम कंडीशंस में अगर व्यक्ति हैं तो उनको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, और जो भी प्रिविलेजेस या लायबिलिटीज हैं लॉ के द्वारा जो इम्पोज हैं वो सभी पर एप्लीकेबल होंगी. ऐसा नहीं है कि कुछ पर एप्लीकेबल हो, कुछ पर एप्लीकेबल ना हो. नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि इक्वल लॉ शुड बी अप्लाइड टू ऑल इन द सेम सिचुएशन एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वन पर्सन टू अनदर पर्सन. वो जो कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के लिए. तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि द रूल दैट द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, कि जो लाइक है उनको एक ही तरह से ट्रीट किया जाए, नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, कि जो डिफरेंट सिचुएशन में बिलोंग करते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में बिलोंग करने वाले लोगों के साथ में एक साथ से अप्लाई नहीं किया जा सकता है. तो जो रूल ऑफ लॉ है वो इम्पोज करता है एक ड्यूटी स्टेट के ऊपर कि वो स्पेशल मेजर्स लें जिससे कि प्रिवेंट किया जा सके, पनिश किया जा सके ब्रूटलिटी को बाय पुलिस मेथोडोलॉजी. जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये केस लॉ है रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 1980 SC 1087. इसमें ये कहा गया कि द रूल ऑफ लॉ इम्पोजेस अ ड्यूटी. ये ऑब्जर्वेशन है, इस केस लॉ में आई थी ऑब्जर्वेशन कि द रूल ऑफ लॉ इम्पोजेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू टेक स्पेशल मेजर टू प्रिवेंट एंड पनिश द ब्रूटलिटी बाय पुलिस मेथोडोलॉजी. तो जो एनकाउंटर के जो मामले आते हैं इसी टाइप की प्रिवेंट एंड पनिश द ब्रूटलिटी बाय पुलिस मेथोडोलॉजी या थर्ड डिग्री अप्लाई किया गया है पुलिस के द्वारा, तो वहां पे अगर अप्लाई किया गया है तो रूल ऑफ लॉ को वहां पे वायलेट किया गया है. The rule of law embodied in Article 14 is the basic feature of the Indian Constitution. कि rule of law basically जो embodied है, या ये कहिएगा कि indirectly हम वहां से उसे derive करते हैं rule of law को Article 14 से. ये basic feature है Indian Constitution का, इसलिए ये कहा जाएगा कि it can even by amendment of the Constitution under Article 368 of the Constitution. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि basic feature है rule of law, क्योंकि इसलिए इसको हम रूल ऑफ लॉ के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इवन आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के द्वारा भी हम इसको अमेंड नहीं कर सकते. अगर हम अमेंड करेंगे देन ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये डराइव किया जाएगा उससे कि जो बेसिक फीचर है रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के तहत उसको वायलेट किया गया है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है. यहाँ पे एनी पर्सन जैसे यूज किया गया आर्टिकल 14 में, जैसे एनी पर्सन यूज किया गया है कि एनी पर्सन इन आर्टिकल 14, एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे सिटीजन्स एज वेल एंड नॉन सिटीजन्स दोनों से है. कि सपोज कीजिएगा किसी फॉरेनर ने इंडिया में आके कोई ऑफेंस कमिट किया जो कि इंडियन पिनल कोड की कैटेगरी में आता है, तो उसको भी उस इंडियन पिनल कोड के जो प्रोविजंस हैं उसी तरह से उसके अगेंस्ट जो है उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा जैसे कि इंडियन सिटीजन को किया जाएगा. तो आर्टिकल 14 बेसिकली क्या है, इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है, लेकिन एनिमी एलियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है सेम तरीके से ये कहा जाए. तो एनी पर्सन इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट द गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन लॉज एंड अवेलेबल टू एनी पर्सन व्हिचएवर व्हिच इंक्लूड्स, यहाँ पे बल्कि ये एक्सटेंशन कर दिया गया कि इवन किसी कंपनी या एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी एप्लीकेबल है ये. द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14 extends to both citizens as well as non-citizens and to natural persons as well as legal persons. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि whether Article 14 is available to citizens only, then you can say that Article 14 is not only applicable to citizens but
नॉन सिटीजन आल्सो, एज वेल एज नेचुरल एंड लीगल, नेचुरल पर्संस एज वेल एज लीगल पर्संस। नेचुरल पर्संस वो होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, और लीगल पर्संस वो होते हैं जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, वो लीगल पर्सन की कैपेसिटी कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज गारंटेड टू ऑल विदाउट रिगार्ड टू रेस। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो गारंटी देती है किस किस को, टू ऑल विदाउट रिगार्ड टू रेस, कलर, नेशनलिटी। कॉर्पोरेशंस बीइंग द jurisdictive person, जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो juristic पर्सन होते हैं, आर आल्सो एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 14। और ये कहा गया, ये केस लॉ था चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951, SC 41। दोबारा से नोट डाउन कर लीजिए, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951, SC 41। इसमें कहा गया कि कॉर्पोरेशंस बीइंग juristic persons are also entitled to the benefit of the आर्टिकल 14। अब इसी तरह एक और काफी फेमस केस हुआ है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, AIR 1975, SC 2299। नोट डाउन कर सकते हैं इसे आप, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, AIR 1975, SC 2299। इसमें यह कहा गया कि रूल ऑफ लॉ is a basic feature of the Indian Constitution. Hence, it cannot be destroyed even by amendment. जो हमने कहा था ना कि even by amendment of the Constitution under Article 360 of the Constitution. जो ये observation आया था कि basic feature, rule of law basic feature है Constitution का, इसलिए इसे even amendment under Article 368 से भी amend नहीं किया जा सकता है। अगर amend किया जाएगा तो ये जो है उसके basic feature को destroy कर देगा। इसके बाद में जो एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस लिखिए रूल ऑफ लॉ के। इसके बेसिकली 5 एक्सेप्शंस हमारे सामने हैं। पहला एक्सेप्शन ये है रूल ऑफ लॉ का कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ डज नॉट मीन द पावर्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजंस आर एज द सेम एज द पावर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स। कि पहला एक्सेप्शन ये है रूल ऑफ लॉ का कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट पर्संस सिटीजंस की जो पावर्स हैं वो पब्लिक ऑफिशियल से सेम हो। जैसे कि पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है। और तो ये जो बेसिकली डिस्टिंक्शन है, तो ये नहीं माना जाएगा दिस इज द वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि अगर ये इस टाइप का अगर पावर है तो इसको वायलेशन नहीं माना जाएगा रूल ऑफ लॉ का। दूसरी कंडीशन इसमें है कि द रूल ऑफ लॉ, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, दूसरा एक्सेप्शन, कि द रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्संस बीइंग सब्जेक्टेड बाय स्पेशल रूल्स। कि कुछ लोगों को रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ विशेष क्लास के श्रेणी के लोगों को विशेष कानून के तहत उनको ट्रीट किया जाता है। जैसे सपोज कि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट से ट्रीट किया जाएगा। एडवोकेट्स को अगर एडवोकेसी में अगर कोई इशू हुआ है तो उनको एडवोकेट्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट एंड एडवोकेट्स एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आर्म फोर्सेस के लोग हैं तो उनको आर्म मिलिट्री लॉज के अकॉर्डिंगली उनको डील किया जाएगा। तो इस तरह के जो डिफरेंट जो एक्ट्स हैं, स्पेशल एक्ट्स हैं, स्पेशल रूल्स हैं, अगर उनको डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के द्वारा डिफरेंट कैटेगरी का कोई अगर वायलेशन किया गया है तो उनको उनके स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको डील किया जाएगा और ये नहीं माना जाएगा कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है ये। सेकेंड पॉइंट ये है, इसी में ये भी कहा गया है कि जैसे कि आर्टिकल 368 और स्टेट गवर्नमेंट्स को इम्यूनिटी मिली हुई है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उनको इम्यूनिटी क्यों मिली हुई है, बेसिकली स्पेशल स्टेटस है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि नॉर्मल सिटीजन के द्वारा अगर कोई काम किया गया और जो प्रेसिडेंट के द्वारा कोई काम किया गया या फिर गवर्नर के द्वारा कोई काम किया गया है तो उनको भी उस कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स of the state shall not be answerable to any court, कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स
किसी भी स्टेट का गवर्नर है वो आंसरेबल नहीं होगा टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज इन परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स, कि कोई एक्सरसाइज की गई है, उन्होंने कोई अपनी पावर्स को परफॉर्म किया गया है, या उन्होंने अपनी ऑफिस की ड्यूटीज को के तहत काम किया गया फॉर एनी एक्ट डन और purporting to be done by him in exercise of performance those powers and duties. No criminal proceedings shall be instituted, कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं चलेंगी, continued against the president or the governor of the state in any court during his term of office, कि उनके जो जिस ड्यूरेशन में जब वो अपने टर्म में है या प्रेसिडेंट या गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं, तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट नहीं चलेंगे। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, ना तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है और ना उनको इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। अब तीसरा एक्सेप्शन रूल ऑफ लॉ का ये है कि जैसे कि बहुत सारे जो लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, वो डेलीगेट लेजिस्लेशन के माध्यम से बनते हैं। जैसे कि एक मिनिस्टर है किसी डिपार्टमेंट का, तो उनको डेलीगेट कर दिया उनके द्वारा, अपने ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स जो हैं डेलीगेट लेजिस्लेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड इन फॉर्म ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन, जैसे कि रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि मिनिस्टर्स के द्वारा उन पर एक्ट अपॉन किया जाता है, एंड अदर बॉडीज एंड नॉट डायरेक्टली बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। इस तरह के जो रूल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस तरह के रूल्स हैं वो बेसिकली रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। फोर्थ इसका जो एक्सेप्शन है कि सर्टेन मेंबर सोसाइटी आर गवर्न बाय स्पेशल रूल्स। ये तो हम बता दिए थे, ये दोबारा से एक्सेप्शन दे दिया है इन्होंने, क्योंकि एक्सेप्शन 2 में भी बताया यही एक्सेप्शन, हाँ, कि जैसे ये फोर्थ एक्सेप्शन है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट उनके जो स्टैट्यूटरी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उसको उनको ट्रीट किया जाएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि लिमिटेशंस हैं आर्टिकल 14 के, कुछ लिमिटेशंस लिख लीजिएगा, लिमिटेशंस ऑफ आर्टिकल 14। लिमिटेशंस में क्या है, जैसे कि स्कोप ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर आर्टिकल 14 हैज बीन कंसिडरेबली रिस्ट्रिक्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, कि जो स्कोप है इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 14 में जो प्रोवाइड किया गया है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है 42nd अमेंडमेंट से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से वो कैसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जैसे कि एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 31C को ऐड किया गया। अ, इसमें प्रोवाइड किया गया, लॉ मेड बाय स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स contained in clause B or clause C of article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of article 14, कि इसमें एक 31C ऐड किया गया और इसमें ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल क्लॉज बी के वायलेटिव है। तो आर्टिकल 39 बी और सी में क्या आर्टिकल 39 बी में प्रोवाइड किया गया है। पहले तो इसका बेसिक देखिए, स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू द कॉमन गुड। क्लॉज बी में प्रोवाइड किया गया, सी में प्रोवाइड किया गया दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम does not result in concentration of wealth and means of production of that common detriment। ये प्रोवाइड किया गया है कि इनको आर्टिकल 39 सॉरी मैन्युफैक्चरिंग,
इसका साइटेशन है 1983, ब्रैकेट में लिखेंगे 1983 वन। क्या कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, कि जहां सी 31 जहां आएगा, 31C आएगा, वहां आर्टिकल है गोज आउट, कि अगर 31C जहां एप्लीकेबल है वहां पर सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जो है इफेक्टिव नहीं होगा। कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट टुवर्ड सिक्योरिंग all or any principle deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or take away abridges any of the rights conferred by Article 14 or Article 19, and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy does not give effect to such policy. इसके बाद में the legislature of the state, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law having been reserved for the consideration of the president has received his assent. तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जैसे यहाँ संजीव को केस में कहा गया कि where article 31C comes in, article 14 goes out, तो ये यहाँ पे क्लियर कट कहा गया है कि 31 की आर्टिकल 13 जैसे कहा गया ना कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है कि अगर जो बनाया गया है स्टेट तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसको अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया जा सकता है और उसको रिपील कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि ये 42nd अमेंडमेंट के बाद में ये 31C को ऐड किया गया, तो इसमें कहा गया है कोई भी लॉ जो कि स्टेट ने आर्टिकल पार्ट 4 के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई लॉ बना दिया है तो उसको इसलिए, लेकिन अगर वो एब्रिज करता है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देता है तो उसको इसलिए उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंगली, और इस टाइप का जो भी लॉ बनाया गया आर्टिकल 31C के अकॉर्डिंगली वो लॉ जो है वैलिड लॉ होगा, उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। ओके, तो एक तो ये इसका लिमिटेशन हो गया आर्टिकल 14 का। दूसरा जैसे कहा गया कि आर्टिकल 359 ये प्रोवाइड करता है वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 359 प्रोवाइड्स दैट वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज ऑपरेशन, कि जहां आर्टिकल इमरजेंसी ऑपरेशन में है प्रेसिडेंट के द्वारा उसको इंपोज किया गया है बाय द ऑर्डर एंड डिक्लेयर दैट राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट सच राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 शैल रिमेन सस्पेंडेड, कि जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अगर वायलेशन हुआ है और प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेरेशन किया गया है आर्टिकल 359 में कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए किसी भी कोर्ट में मूव नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे एक्सेप्शन ये है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। अगर इस तरह का हुआ है तो प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऑर्डर इशू किया गया है जहां प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन में है, enforcement of articles 14 may be suspended for the period during which the proclamation is force, कि आर्टिकल 14 का जो वो है आर्टिकल 14 जो है वो सस्पेंडेड रहेगा। आर्टिकल 14 का अगर कोई वायलेशन हुआ है तो जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 का अगर वायलेशन हुआ है तो वहां पर आप जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये भी आर्टिकल 14 का लिमिटेशन है, ये भी कि यहाँ पे आर्टिकल 14 का लिमिटेशन। तीसरा पॉइंट ये लिमिटेशन का कि आर्टिकल 361 lays down that president and governors are exempted from any criminal proceedings during the tenure of their office, कि आर्टिकल 361 ये प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस के ड्यूरेशन के दौरान उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है नहीं ला सकते हैं आप, ये भी लिमिटेशन है आर्टिकल 14 का। चौथा लिमिटेशन ये है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर्स एंजॉय फुल इम्यूनिटी, कि इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत जितने भी फॉरेन सॉवरेन होते हैं या एम्बेसडर्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं फुल इम्यूनिटी को फ्रॉम एनी जुडिशियल प्रोसेस, एंड दिस इज आल्सो अवेलेबल टू एनिमी अलियंस फॉर द एक्ट्स ऑफ वॉर, एनिमी अलियंस के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। तो ये बेसिकली क्या हमारे पास में 14 की लिमिटेशंस हो गई। तो हमने आर्टिकल 14 की लिमिटेशंस बता दी, हमने एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ बता दिया,
उसके बाद में जो डायसी का जो कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ का, वो बता दिया। इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि आर्टिकल 14 जो है परमिट करता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को तो परमिट करता है, लेकिन क्लासलेस में मना करता है। अब इसमें क्लासिफिकेशन को मतलब इसको किस तरह से समझा जाएगा, इस पर डिस्कस करते हैं हम कि आर्टिकल 14 परमिट करता है क्लासिफिकेशन को, लेकिन प्रोहिबिट करता है क्लासलेशन। कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉज गारंटीड बाय आर्टिकल 14 डज नॉट मीन दैट ऑल लॉज मस्ट बी जनरल इन कैरेक्टर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा कि द इक्वल प्रोटेक्शन लॉज गारंटीड बाय आर्टिकल 14 डज नॉट मीन दैट ऑल लॉज मस्ट बी जनरल इन कैरेक्टर। कि इस बात की गारंटी नहीं देगा आर्टिकल 14 कि सारे लॉ हैं, जितने भी लॉ हैं, वो जनरल इन कैरेक्टर होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इट डज नॉट मीन दैट सेम लॉ शुड अप्लाई टू ऑल पर्संस। ऐसा नहीं है कि सेम लॉ सभी पर्संस पे अप्लाई हो। जैसा कि जैसे मेडिकल काउंसिल एक्ट है, आप अप्लाई करने लगो एडवोकेट्स पे, वो नहीं होगा, बल्कि एडवोकेट्स जो हैं एडवोकेट्स एक्ट से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली डील होंगे, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको डील किया जाएगा। इसी तरह से आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनको मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंगली उनको डील किया जाएगा, और इनको अलग अलग डील किया जाता है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन तो हो गया, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम इसमें ये कहेंगे कि इट डज नॉट मीन दैट एवरी लॉ मस्ट बी हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी भी लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो सभी पर्संस के लिए, बाय नेचर एंड अटेनमेंट सर्कमस्टेंस इन द सेम पोजीशन। The varying needs of different classes of persons often require separate treatment। कि different classes के persons के लिए separate treatment की requirement होती है। From very nature of society, there should be different laws in different places and legislature control to policy and enact laws in the best interests of the safety and security of the state। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आइडेंटिकल ट्रीटमेंट अनइक्वल सर्कमस्टेंस वुड अमाउंट टू इनइक्वालिटी। कि अगर आइडेंटिकल ट्रीटमेंट है अनइक्वल सर्कमस्टेंस में अगर लोग हैं, तो उसको ये कहा जाएगा कि ये इनइक्वालिटी की कैटेगरी में आएगा, ये इनइक्वालिटी की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन ओनली नॉट परमिटेड बट इट इज नेसेसरी इफ सोसाइटी इज टू प्रोग्रेस। कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन जरूरी है, परमिटेड रीजनेबल क्लासिफिकेशन ओनली नॉट परमिटेड बट नेसेसरी। कि केवल जरूरी ही नहीं है, बल्कि ये परमिटेड भी है, जिससे कि सोसाइटी प्रोग्रेस कर सके। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट इट डज नॉट फॉरबिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्लास लेजिस्लेशन को तो फॉरबिड करती है, मना करती है, प्रोहिबिट करती है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को प्रोहिबिट नहीं करती है। क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल इवेसिव। कि जो क्लासिफिकेशन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, इवेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कुछ रियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन पर बेस्ड होना चाहिए, जो कि जस्ट और रीजनेबल रिलेशन के लिए जरूरी है। आर्टिकल 14 अप्लाइज वेयर इक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। आर्टिकल 14 वहां पे अप्लाई होता है जहां पे इक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस। बट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली देन आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। लेकिन जहां पे इक्वल्स और अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, वहां पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं करता है। क्लास लेजिस्लेशन makes an improper discrimination by conferring particular privileges upon a class of persons arbitrarily selected from a large number of persons। कि अगर क्लास लेजिस्लेशन किया गया है, अगर और वो भी इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर किया गया है, तो वहां पे वो जो क्लासिफिकेशन होगा वो आर्बिट्रेरी हो जाएगा, और वो वहां पर आर्टिकल 14 जो है अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पे कह सकते हैं ऑल ऑफ whom स्टैंड इन द सेम रिलेशन। कि जिन लोगों की पोजीशन सेम होती है उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि डिफरेंटली। अब बेसिकली जो हम कहें यहां पे कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कि इसके टेस्ट है कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन।
रीजनेबल क्लासिफिकेशन के जैसे पहला टेस्ट है कि पहले तो ये देख लीजिए, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, इट डज नॉट फॉरबिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्लास लेजिस्लेशन को तो ये मना करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस, ऑब्जेक्ट्स, ट्रांजैक्शन बाय लेजिस्लेचर ऑफ द पर्पस ऑफ द अचीविंग स्पेसिफिक एंड्स के लिए मना नहीं करता है। क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी, सॉरी, क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी, क्लासिफिकेशन जो है आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए और इविजिबल नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन रीजनेबल होगा उसके लिए 2 पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये प्रोवाइड किए गए के थिमप्पा वर्सेस चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एसबीआई, एआई 2001, सुप्रीम कोर्ट 461। तो यहां पे लिख लीजिएगा, two conditions were provided for reasonable classification in the case K Thimappa, K. Thimappa, THIMMAPPA versus Chairman Central Board of Directors SBI, AIA 2001, SC 467। तो इसमें पहला जो कंडीशन दी गई उसमें कहा गया द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, कि जो क्लासिफिकेशन हो वो इंटेलिजिबल डिफरेंसिया पे बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि डिस्टिंग्विशेस पर्संस और थिंग्स दैट आर ग्रुप टुगेदर फ्रॉम अदर लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप्स, कि इंटेलिजिबल डिफरेंसिया पे बेस्ड होना चाहिए क्लासिफिकेशन। बस इतना याद रखिए, बल्कि इसमें द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। दूसरा पॉइंट कंडीशन ये प्रोवाइड की गई इसमें, द डिफरेंशिया मस्ट बी अ रैशनल, must have a rational relation to objects sought to be achieved by the act। और जो डिफरेंशिया है वो रैशनल रिलेशन पर बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि उस एक्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है। उसके बाद में डालमिया के केस में कुछ प्रपोजल्स लेट डाउन किए गए। डालमिया के केस हुआ, उसमें यह कहा गया सॉरी, डालमिया के केस में ये प्रपोजिशन लेट डाउन किए गए कि लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन दो इट रिलेट्स टू सिंगल इंडिविजुअल, कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है चाहे वो एक ही इंडिविजुअल के लिए से रिलेटेड हो, इफ ऑन द अकाउंट ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टेंस रीजंस एप्लीकेबल टू हिम एंड नॉट एप्लीकेबल टू अदर्स, दैट सिंगल इंडिविजुअल मे बी ट्रीटेड एज अ क्लास बाय इटसेल्फ, कि कोई भी लॉ एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए भी वैलिड हो सकता है अगर उसका कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेट डाउन किया गया कि देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ स्टैट्यूट, कि किसी भी स्टैट्यूट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के संदर्भ में ये प्रिजम्पशन होता है कि वो वैलिड है, एंड द बर्डन इज अपॉन हिम हु अटैक्स इट, कि बर्डन उस पर लाई करता है जो ये कहता है कि कोई भी स्टैट्यूट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब तक कोई उसे चैलेंज नहीं करेगा तब तक ये प्रिज्यूम किया जाएगा कोई भी स्टैट्यूट, कोई भी एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर किसी को लगता है कि वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। अगर वो कोर्ट के द्वारा पाया जाता है कि वो स्टैट्यूट जो है या एक्ट जो है वैलिड नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो कोर्ट के द्वारा उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट डालमिया के केस में ये लेट डाउन किया गया कि द प्रिजम्पशन में बी रिबटेड इन सर्टेन केसेस बाय शोइंग दैट ऑन द फैक्ट ऑफ द स्टैट्यूट देयर इज नो क्लासिफिकेशन एट ऑल एंड नो डिफरेंस इज पेक्यूलियर टू एनी इंडिविजुअल और क्लास एंड नॉट एप्लीकेबल टू एनी अदर इंडिविजुअल, इट्स ओनली अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लास। तीसरा प्रिजम्पशन ये है कि सॉरी तीसरा प्रिजम्पशन ये है कि प्रिजम्पशन में भी रिबटेड इन सर्टेन केसेस, कि प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है या विखंडित किया जा सकता है कुछ केसेस में, ये शो करके कि फैक्ट और स्टैट्यूट देयर इज नो क्लासिफिकेशन, कि जो क्लासिफिकेशन शो किया गया है वो क्लासिफिकेशन ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है।
at all and no difference peculiar to any individual or class. तो तीसरा प्रिजम्पशन ये है वो किया जा सकता है। चौथा कंडीशन इसमें ये कहा गया है कि इट मस्ट बी प्रिज्यूम दैट लेजिस्लेचर अंडरस्टैंड्स एंड करेक्टली अप्रिशिएट्स द नीड ऑफ इट्स ओन पीपल। कि ये प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाना चाहिए कि लेजिस्लेचर अंडरस्टैंड करती है और अप्रिशिएट भी करती है अपने लोगों की, अपने सिटीजन्स की नीड्स को, एंड दैट इट्स लॉज आर डायरेक्टेड टू प्रॉब्लम्स। अगर जो लॉज हैं made manifest by the experience that is discrimination based on adequate grounds। प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया गया है दैट इज वैलिड। जब तक कि उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना देखा जाए तब तक उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने दिया ग्राउंड दिया कि इट मस्ट बी प्रिज्यूम दैट सॉरी in order to sustain the presumption of constitutionality, the court may take into consideration matters of common knowledge, matters of report, history of the times, and may assume every state of facts which can be conceived existing at the time of the legislation। कि किसी भी स्टैच्यूट की प्रिजम्पशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को सस्टेन करने के लिए कोर्ट उसको कंसीडर कर सकता है, उसके बारे में, उस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में कॉमन नॉलेज के बेसिस पर, मैटर ऑफ रिपोर्ट के बेसिस पर, हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द टाइम्स, एंड मे अज्यूम एवरी स्टेट ऑफ फैक्ट्स। कि जो फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे अज्यूम किया व्हिच कैन बी कंसीव्ड बाय एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ लेजिस्लेशन। कि जो लेजिस्लेशन जब कोई भी लेजिस्लेशन जब एग्जिस्टेंस में आया तो उसके टाइम पे जो डिबेट हुई उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये दिया उन्होंने कि लेजिस्लेचर फ्री टू रिकॉग्नाइज डिग्रीज ऑफ हार्म एंड मे कन्फाइन इट्स रिस्ट्रिक्शन टू दोज केसेस वेयर द नीड इज डीम्ड टू बी क्लियरेस्ट। कि लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी अगर एक्ट बनाया गया है तो उसको डिग्री ऑफ हार्म की कितनी हार्म हो सकता है जनरल पब्लिक को, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट कि वाइल गुड फेथ एंड नॉलेज कर रही हैं उनको भी प्रिज्यूम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन में बी मेड ऑन डिफरेंट बेसिस। क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर हो सकता है, जैसे कि ज्योग्राफिकल और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस के बेसिस। ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन के लोगों के बारे में डिफरेंट लॉ बनाया जा सकता है। The classification made by legislation need not to be scientifically perfect और logically complete। कि जो क्लासिफिकेशन है वो जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाया गया है वो साइंटिफिकली परफेक्ट और लॉजिकली कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट दिया कि देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन बोथ इन सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ। जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल लॉ में, वहां पर आर्टिकल 14 दोनों कंडीशंस में एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो और बाकी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं आर्टिकल 14 में, अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर आर्टिकल 14 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या है आर्टिकल 14 की, और किसी की कोई क्वेरी है? नूतन सिंह,
नूतन सिंह ऑडिबल हूं मैं? यस सर। हरि हरिओम, आज आप थे क्लास मॉनिटर? जी सर, हरिओम जी थे। जी जी जी। किसी की कोई क्वेरी? नो सर, नो सर। नो सर। मेरे यहाँ आज जो है वाईफाई का इशू था, तो मोबाइल से चला रहा था, इसीलिए मैं अपने वीडियो को ऑफ किए हुए था। ओके सर। तो इससे तो कोई इशू नहीं हुआ समझने में कोई चीज? नो सर, नो सर, नो सर। सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई सर, समझ में आया तो सर। और सर वैसे तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें सर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। ओके सर, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। राइट। थैंक यू। गुड नाइट सर।